जब महामारी आती है तो अपने साथ तबाही लेकर आती है। कोरोना सिर्फ बीमारी बनकर देश में नहीं आया, इसके साथ कई तरह की परेशानियां भी देश में आ गई। और गुटखे की इनकी दुकान है। गोपाल जी का मानना है कि कोरोना के कारण अब दुकानदारी चौपट हो गई है, महंगाई चरम पर है। कोरोना से आप और हम सब सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद देश की हालत क्या होगी, ये सबसे गंभीर सवाल सरकार और शासन दोनों के सामने। लेकिन जो इससे सफ़र करेंगे उनके सामने इस वक्त सवाल पेट पालने का भी। एक छोटे से दुकान पे हम आए हैं, वह उनसे जानते हैं कि क्या कमाई हो रही है और आगे ये क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? पास आ जाइए। गोपाल जी। गोपाल जी, कैसा दुकान अभी चल रहा है या कुछ नहीं चल रहा? कम चल रहा है मैम। कम चल रहा। तो आगे लग रहा है कि दुकान चलेगी अच्छे से, लोग निकलेंगे, या दाम वाम बढ़ा है इन सब चीज़ों का? इसमें सब में दाम बढ़े हुए हैं। दाम बढ़ गए हैं सबके? तो ये तंबाकू वगैरह जो भी है सब दाम बढ़ गया? सब महंगा है सब। अच्छा, कैसे आप ला रहे हैं अभी? जैसे ये सब कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? इसमें 15-20 रुपए बढ़े हुए हैं हर सामान में। अच्छा, तो लोग भी कम, खरीदार भी कम हो गए होंगे? खरीदारी कम चल रही है। खरीदारी कम चल रही है। अच्छा, तो गोपाल जी, जब खरीदार नहीं आएंगे, आपको भी महंगा खरीदना होगा, तो आपके ज़िंदगी पे भी असर होगा? हाँ जी सर, मैम क्या करें, महंगा तो बेचना पड़ेगा। अच्छा जी। देखिए, जो सवाल है, अर्थशास्त्री भी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि जिस तरीके से सामान के दाम बढ़ रहे हैं उससे ख़रीदार घटेंगे, और ख़रीदार घटेंगे तो मार्केट में फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि जो पैसे जिस तरीके से आते हैं और सरकार के पास जाते हैं उस पे असर होगा। वही असर दुकानों पे भी नज़र आ रहा है, दुकानदारों पे भी नज़र आ रहा है और ख़रीदार पे भी नज़र आ रहा है। फल और सब्जी की दुकानदारी भी कोरोना कहर से प्रभावित हुई है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। फलों की महंगाई ने खरीदारों को परेशान कर दिया है। खुद दुकानदार भी कहने लगे हैं कि महंगाई मार डालेगी। कोरोना में हर घर में कोई ना कोई बीमार है। इस वक्त हर किसी को फल और सब्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर और विशेषज्ञ का यही कहना है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा खाना खाएं। लेकिन खाना आपके घर तक पहुंच रहा आपके बजट में या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ कैसे सब्जी आप खरीद रहे हैं भाई साहब? कैसे दे दें? ये लौकी 60 रुपए किलो, काफ़ी महंगी है। और भिंडी भी काफ़ी महंगी है, 40 रुपये। महंगाई आपको नज़र आ रही है सब्जी में? हाँ जी, हाँ जी। फिर कैसे आप खल पाएंगे? 2 ही सब्जी आप लिए, कुछ फल वल भी लेना होगा? नहीं, फल आगे से लूँगा। फल आपने ले लिया है? नहीं, आगे से लूँगा। आगे से लेंगे। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि अब बजट पे असर पड़ने वाला, जो खाना है वो भी नहीं खा पाएंगे। नहीं, बजट पे तो असर पड़ रहा है काफ़ी, और कोविड में तो खासकर पड़ रहा है। जो सब्जी 20 रुपए किलो मिलती थी, मतलब 40-50 हो गई थी। 40 रुपए किलो मिलती है। तो देखिए, एक आम इंसान जो ज़रूरी सामान, जो बुनियादी सामान खरीदने के लिए आता है, उनके जेब पे किस तरीके से असर पड़ रहा है वो साफ आपको हमने दिखाया। लेकिन जो सामान बेच रहा है, क्या उनके जेब पे भी असर पड़ रहा है, ये भी हम उनसे सीधा जानते हैं। इधर आइए दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता बोल रहे हैं घर में। अच्छा सुनीता जी, आप इतना बड़ा दुकान अकेले संभाल रही हैं? अब मेरा आदमी की तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब है? हाँ, काफ़ी दिन से। तो मेरी बेटी को बुला लेती हूँ, मैं करती हूँ, ऑर्डर पर सामान मंगाती हूँ। बताइए भाई साहब, आपके पास जो सब्जी लिए, कह रहे सब्जी महंगा है, तो आप भी बाजार से महंगा ला रही हैं? मैडम जी, अब 20 रुपए की आधी किलो भिंडी दी थी, मेरा किराया भी लग जाता है। हाँ। कोई साधन नहीं है मेरे पास में। अच्छा, तो मैं तो ऑर्डर से मंगाती हूँ। ऑर्डर वाला किराया वाला ज़्यादा खा रहे हैं। सब्जी क्या पता सस्ती होगी। सब्जी सस्ती होगी? हाँ बिल्कुल, सब्जी सस्ती होगी। अब आलू मेरे को देर गया है, तो आलू मेरे को पड़े हैं 18 रुपये 17 रुपये। हाँ। अब मैं थैली भी देती हूँ। और तो कैसे आलू दे रही हैं आप? आलू मैं 20 देती हूँ, कोई 20 का 1.5 किलो देती हूँ। 1.5 किलो दे हाँ, रही हैं। ऐसे कर रही हूँ। फलों का दाम कैसा चल रहा है? फलों का ये महंगा 50 रुपये दर्जन देती हूँ, कोई केला 40 रुपये दर्जन देती हूँ। अच्छा, और ये सेब? पूरा माल नहीं बिकता है, छिड़ जाता है। अच्छा, माल भी पूरा अब नहीं ये बिक पा रहा है? खरबूजा आया था, एक भी पीस नहीं बिका, 3 दिन होगा। अच्छा ऐसे कैसे रखा है माल? अच्छा, मतलब ये माल अभी पूरा बिक नहीं रहा आपका? पूरा कहाँ बिकता है मैडम? ये तरबूज पड़ा है, चीकू लाई थी, एक चीकू नहीं बिका। अच्छा, पूरा माल नहीं बिकता तो है। मतलब जब माल नहीं बिक रहा तो नुकसान भी हो रहा होगा? नुकसान तो होता है, ये क्या करूँ बताओ। अच्छा,
क्यों नहीं बिक रहा, लोग खरीदने नहीं आ रहे हैं? कोई बाहर नहीं निकलता है मैम, और अंदर मेरा सप्लाई करने वाला नहीं है, इसीलिए नहीं कोई। क्यों मैं अकेली रहेगी। अच्छा हाँ, कोई आता देखिए, है तो लीन जाता है उसको देती हूँ। कोई आता और तो मेरा नहीं। आदमी की तबीयत खराब है तो खाना कौन बनाओ कौन खाए, ठीक है, तो मैं अकेली सारी समस्या झेल रही हूँ। ठीक है। तो देखिए खरीदार कम हो चुके हैं बाज़ार में, कम लोग खरीदने आ रहे हैं और ज़्यादातर लोग अब ये प्रेफर करते हैं कि घर आके सब्जी मिल जाए या फल मिल जाए, लेकिन वो संभव नहीं है कईयों से, कई जगह संभव भी है। लेकिन अगर एक तरफ खरीदार जिस तरीके से बता रहे हैं कि सब्जी और फलों का दाम बढ़ गया है, तो वही बेचने वालों का कहना है कि इस वक्त हम उतनी कमाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे अपने मुंह से बोले कि दाम बढ़ गया है। सब्जी के दुकान की हालत तो आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं बुनियादी जरूरतों की दुकान यानी कि पारचून की दुकान की हालत। ये शिव कुमार हैं। शिव कुमार इस दुकान के मालिक हैं। इनका कहना है कि पहले जो कस्टमर 2000 की खरीदारी कर रहे थे, वो अब आधे से भी कम यानी कि 1000 की खरीदारी कर रहे हैं। सरसों तेल और रिफाइंड तेल की कीमतें आसमान छूने लगी है। मैगी और स्नैक्स की खरीदारी बिल्कुल बंद हो गई है। कोरोना से बीमार हम बहुत हो गए, लेकिन इसके बाद इस देश पे, देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, ये हम अर्थशास्त्रियों के साथ साथ दुकानदारों से, व्यापारियों से, यहाँ तक कि छोटे छोटे दुकानदार जो सड़कों पे दुकान लगाते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे दुकान में हैं जहाँ तमाम खाने पीने की बुनियादी चीज़ें मिलती है, ग्रॉसरी शॉप में। और यहाँ पे इस दुकान के दुकानदार से हम जानेंगे इनके दुकान पे क्या असर पड़ा है और बाज़ार पे क्या असर पड़ रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? शिव कुमार। शिव जी, आप मुझे ये बताएं कि चूँकि आप सब एसेंशियल चीज़ें बेचते होंगे, मार्केट हाई है या मार्केट बहुत लो हो गया है? मार्केट मंदा है, मार्केट लो चल रहा लो है। चल रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ख़रीदार उस चीज़ को कम खरीद पा रहे हों? भाई सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, खासकर रिफाइंड सरसों का तेल, घी, इनके तो बहुत ही। रिफाइंड जो सरसों का तेल पहले 120 रुपये था, जी, अब 180 रुपये है। अच्छा। रिफाइंड भी पहले जो 90-95 था, वो अब 160 रुपये है। महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई, हर चीज़, हर कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं अपने, हर कंपनी अपना हर रेट। कंपनी अपने रेट बढ़ा रही है। तो ये जो बुनियादी आटा, चावल, तेल, मसाले अगर सब बढ़ जाएंगे तो आपके पास तो ऑटोमेटिक खरीदार कम आएंगे। कम आएंगे। जो सामान लेते थे 2000 का, जिन्होंने सामान लेना था, तो ऑटोमेटिक उनका सामान थोड़ा कम आएगा, वही से तो सेल कम होगी। अच्छा, तो इससे तो आप पे भी असर पड़ रहा है और जब आप सामान लेने जाएंगे उस पे भी असर उस पर भी असर पड़ेगा। महंगाई, रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो रेट तय होता है, क्योंकि बाजार की जानकारी आपको मुझसे ज़्यादा होगी, तो अगर रेट इस तरीके से तय किए जाएंगे तो आम जनता जब आप तक पहुंच नहीं पाएगी तो चारों तरफ लोग हाहाकार में नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो रही है इस टाइम, जो है ना, रेट्स की वजह से। पूछते हैं रिफाइंड, जैसे सरसों का तेल 180 पूछा, खरीदा ही नहीं चलेगा, तो रेट सुनते ही इतना घबरा जाते हैं कि कहाँ 120 और कहाँ 180, उनको विश्वास ही नहीं होता। फिर वो 2-3 दुकानें और घूमते हैं, तब उन्हें तसल्ली होती है। अच्छा, कि भाई रेट वाकई में बढ़े हैं। अच्छा। तो बहुत रेट हाई है, परचेजिंग जो है ना लोगों की बहुत कम हो गई है। इस वक्त लोग क्या खाएंगे अगर इतनी महंगाई हो गई होगी तो? हाँ, वही जो मेन चीज़ है बस वही खा रहे हैं। एक्स्ट्रा जैसे जो चीज़ें मैगी या जैसे जो ओरिजिनल रूअफ़ज़ा सब्ज़ा, ये चीज़ें बिकती थी, अब उनकी सेल नहीं है, बिल्कुल सेल नहीं। बिल्कुल सेल नहीं। बस वही आटा दाल चावल जो मेन ज़रूरी आइटम है। अच्छा, दाल वाल का भी रेट 19-20 हुआ है क्या? दाल का भी ठीक है, 120 के राउंड है सब। 120। हाँ, उतना ही, उसका इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, सरसों के तेल और रिफाइंड में बहुत तेजी। अंडा वंडा की कीमत बढ़ी है? अंडों का भी रेट अभी पीछे 5-7 दिन से बढ़ा है। बढ़ चुका। हाँ, बढ़ चुका है। अच्छा, 6 रुपये 7 रुपये अंडा हो गया। अच्छा, मतलब जो नाश्ते में बड़ा तला छना चीज़ें लोग खाना पसंद करते थे, अब वो कुछ भी नहीं बिक रहा होगा। कुछ नहीं बिक रहा। सब चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं, अंडा ब्रेड वगैरह सब। ठीक है, तो आप ये जान ले कि अगर आप सरसों तेल में खाना बनाना चाहते हैं तो आप 200 रुपये हाथ में लेके चलिए। अगर आपके हाथ में 200 रुपये नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल से काम चलाइए, क्योंकि वो भी 120-100 रुपये तक में आ रहा है। लेकिन अगर आप शाम का स्नैक्स मिस कर रहे हैं तो आपको स्नैक्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैगी हो, चाहे पास्ता हो, चाहे तमाम चीज़ें, उन सब का रेट बढ़ चुका है। और रेट बढ़ने के वजह से दुकानदार बहुत परेशान है, क्योंकि उनके पास अब ख़रीदार नहीं है और ख़रीदारों के पास पैसा नहीं है। ख़रीदार दुकानदार दोनों परेशान है, इसलिए अब सरकार भी परेशानी में जा चुकी है। और इस परेशानी के वजह से अब हमारे सामने बहुत विकट तरीके से एक बहुत संकट सामने आने वाला, वो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था
संकट में जाने वाली है। पिछले लॉकडाउन से ज़्यादा असर इस बार इकोनॉमी पे पड़ने वाला है और इस बार सरकार और इकोनॉमिस्ट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज कि किस तरीके से इससे बाहर निकलें, क्योंकि इस बार बाहर निकलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। 160 है रिफाइंड? अब 160 है, अभी 120 हो। आओ भाई दोबारा कर दें। अगर आप चाह रहे हैं कि अंडा खाएं तो आप एहतियात बरतें। अंडे की भी कीमत बढ़ गई है, दाल भी 19-20 हो चुका है, लेकिन जो सब्जियां आप तेल में बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचानी ज़रूरी है कि अगर आप सरसों तेल में खाना बनाते थे तो ये सरसों तेल 200 रुपये तक जा रहा, हो सकता है कल दिन 200 के पार भी हो जाए, लेकिन रिफाइंड भी इसको टक्कर दे रही। रिफाइंड भी अब 160-180 के करीब पहुंच चुका है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब सरसों तेल में खाना बनाए, रिफाइंड में खाना बनाए या घी में बनाए। जो भी बुनियादी चीज़ें हैं उन सब की कीमतें आसमान छू रही है। अब जनता इस चीज़ में कंफ्यूज कि खाना खाएं या ना खाएं। अभी बाज़ार में आम दुकानदार हमें ये बता रहे थे कि रोज़गार इतना ज़्यादा घट चुका है कि अब लोग ख़रीदारी करने नहीं आ रहे हैं। जो पहले ख़रीदार 2000 रुपये की ख़रीदारी करते थे अब वो 1000 रुपये में सिमट रहे हैं। लोग अब इस चीज़ में कंफ्यूज है कि क्या ख़रीदे क्या ना ख़रीदे। और शाम के स्नैक्स को तो लोगों ने लगभग भुला चुका है। अगर आप मैगी, पास्ता, चाउमीन कुछ भी खाना चाहते थे उन सब की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, तो बहुत मुश्किल ही लोग इन सब चीज़ों को ख़रीद पा रहे हैं। सिर्फ दाल, चावल, आटे पे सिमट चुके हैं और इसकी भी कीमत कभी ना कभी बढ़ जाती है, घट जाती है और तेल तो आसमान छू रहा है। ऐसे में दुकानदार परेशान कि उनके पास ख़रीदार नहीं, ख़रीदार परेशान कि उनके पास पैसा नहीं, ख़रीदार और दुकानदार दोनों परेशान, तो सरकार भी परेशान कि उनके खाते में पैसा नहीं। ये परेशानी हमें आगे चल के कोरोना के बाद एक बहुत गंभीर संकट में नज़र आएगी, क्योंकि देश एक गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस में जाएगा। सरकार और अर्थशास्त्रियों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज कि इससे देश को कैसे निकालें। कोरोना संकट में अस्पतालों में काफी भीड़ बढ़ गई। एक अदद बेड के लिए लोग तरसने लगे, लेकिन दवा दुकानदारों की हालत खराब हो गई। कोरोना संकट के दौरान दवा दुकानदारों की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। जब जी मीडिया की टीम एक दवा दुकान पर पहुंची तो दुकानदार की बातें सुनकर हम हैरान हो गए। कोरोना की मार ऐसी है कि ना रोजगार है ना व्यापार है। खास तौर पे व्यापारियों की हालत बहुत बुरी है। सिर्फ फल, सब्जी और खाने की बात ना करें, आपको हैरत की बात बताएं कि दवाइयों की दुकान की हालत भी बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि ना तो उनके पास ग्राहक है ना तो दवाइयाँ बिक रही हैं। ये कैसे हो रहा है ये खुद हम उनसे जानते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? उदित कुमार। उदित, ये दवाई की दुकान आपकी है? हाँ जी। ये बताइए कि ग्राहक, चूँकि कोरोना महामारी है, लोग बीमारी से डर के तो दवाई लेने आते होंगे आपके पास। काम जी स्टार्टिंग के दिनों में बिल्कुल था, कुछ था, पर अब बिल्कुल भी काम नहीं है। अब काम बिल्कुल मंदा है, व्यापार बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी। दवाई की व्यापार भी अभी ठप चल रही है? बिल्कुल ठप है जी। तो ग्राहक नहीं आते होंगे आपके पास? नहीं सर, नहीं मैम, कोई नहीं आता। लेकिन कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वैसे में तो लोग आपके पास कम से कम कुछ बुनियादी दवाइयाँ लेने के लिए आते होंगे। नहीं नहीं नहीं, इस टाइम काम बिल्कुल मंदा है, ना व्यापार है ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है इस टाइम। कुछ भी नहीं है। तो आपके दुकान में जितने लोग काम करते थे आपने लोगों को भी घटाया है क्या? नहीं, अभी तो उतना ही है। कुछ अपने आप छुट्टी पे चले गए, 2 जने अपने आप छुट्टी पे चले गए। अच्छा। कोरोना के लॉकडाउन लगते ही अपने आप छुट्टी पे चले गए वो। तो उसके अपने घर बाद चले गए। यस, ओके। तो उसके बाद व्यापार बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, व्यापार आपके बिल्कुल एकदम ठप पड़ा बिल्कुल हुआ। ठप है जी। तो इससे उबरने के लिए आप लोगों ने कोई उपाय अपनाया है? उपाय अपनाने से क्या हो सकता है? कस्टमर थोड़ा पकड़ के ला सकते हैं अब हम। बिल्कुल। तो कस्टमर इसलिए नहीं आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मार्केट में कि उनके पास भी पैसे की कमी है या फिर दवाइयाँ उनके पास पहले से मौजूद है? वो तो जी वही जाने, या तो दवाई उन्होंने एक्स्ट्रा स्टॉक कर रखी, कुछ लोगों ने जिनके पास पैसा था और जिन बेचारों के पास पैसा नहीं है वो पैसे के कारण दवाई लेने आ पा रहे। दवाई नहीं ले पा रहे, बिल्कुल। क्योंकि कोरोना महामारी जिस तरीके से फैल रही है, चारों और बीमारियां नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद भी अगर दवाई के दुकानदार या व्यापारी ये कहें कि उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल मंदा है, नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हैरत की बात है और तकलीफदायक भी कि एक भी व्यापारी इस वक्त खुश नहीं है। कोरोना महामारी से सिर्फ शरीर ही नहीं मर रहा है, बल्कि व्यापारियों के व्यापार भी मर रहे हैं। अगर व्यापारी ही नहीं रहेंगे तो रोज़गार कहाँ से, और रोज़गार नहीं रहेगा तो सरकार के पास भी कहीं और किसी भी सूरत हाल में पैसा नहीं जा पाएगा और उसकी ही हालत ये नज़र आएगी हमारे सामने कि देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही गिरते हुए नज़र आ रही है। आपने बाजार की हालत तो देख ली।
दुकानदारों और ग्राहक की हालत कोरोना कहर के बाद कैसी है, ये भी आपने देखी। हालांकि इन सब के बाद हकीकत ये है कि बाजार मंदी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को तुरंत जब कोई महामारी आती है तो उसका 3 फेज होता है। जब वो महामारी आती है उस दौरान जब हालत बेकाबू होता है और उसके बाद जिसको हम पोस्ट इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में किस तरीके से देश को संभाला जाए, उसके लिए सबसे सही सुझाव एक अर्थशास्त्री दे सकते हैं कि किस तरीके से देश को दोबारा से मजबूत बनाने की कोशिश की जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ आकाश जिंदल है जो अर्थशास्त्री हैं। स्वागत है सर आपका। इस वक्त हम कोविड के दौरान वाले फेज में है, जब हम कोविड से गुजर रहे हैं। इसके बाद पोस्ट कोविड इफेक्ट आएगा, लेकिन इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा तो हमारे इकोनॉमी पे। कैसे और क्या राय आप देंगे जिससे सरकार और साथ ही आम लोग भी इस देश को और मजबूत बना सकें? देखिए, अभी तो कोविड से फाइट करने में पूरा एफर्ट लगा हुआ है, बट इकोनॉमी का बहुत नुकसान हो रहा है। ऑलरेडी डेटा हमारे सामने है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी 14.45% के आसपास आ चुकी है। ये 49 वीक हाई है। तो बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए, जब से लॉकडाउन्स हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस कॉमर्स बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है और बहुत से बिजनेसेस जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एविएशन, रिटेल, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, उन पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। और ये सारे वो बिजनेसेस हैं जो बहुत मैन पावर इंटेंसिव है, लोगों को बहुत रोजगार देते हैं। तो ऐसे में पहला टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होना चाहिए, जैसे ही कोविड ख़त्म हो, कि लोगों को रोज़गार दिया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। दूसरा इशू हमारे सामने जो खड़ा हो गया है वो है महंगाई का। महंगाई अभी देखा जाए तो WPI इन्फ्लेशन 10.49% जो है अभी चल रही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है। एक तरफ लोगों की कमाई कम हुई, हम सब जानते हैं कोविड में लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण बहुत लोगों की कमाई कम हुई है। उसी के साथ साथ दूसरी तरफ लोगों के खर्चे बढ़ जाना तो बहुत तकलीफ़ की बात है। अब पेट्रोल प्राइसेस ही देखिए, भोपाल में ऑलरेडी 100 रुपये टच कर चुकी हैं, मुंबई में 99 रुपीज़ क्रॉस कर चुकी हैं। तो आम आदमी के लिए तकलीफ़ क्या है कि एक तरफ उसकी कमाई कम है, खर्चे उसके बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है महंगाई को भी काबू पाया जाए, इकोनॉमी को जो है बैक ऑन ट्रैक लाया जाए और डिमांड को जो है रेज़ किया जाए। देखिए, हमारा हिंदुस्तान डिमांड और कंजम्पशन के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। अभी सरकार जो अभी क्या कर सकती है, 28 मई को GST काउंसिल की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो उसके ज़रिए सरकार बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकती है जिसमें हम रोज़गार भी दे पाएँ और साथ ही साथ जो है हम जो महंगाई है उसको भी कम कर पाएँ, इन्फ्लेशन को भी कम कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो अब इसमें क्या है, GST में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, GST काउंसिल में स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, दोनों की वोट है। पहला सजेशन मेरा GST काउंसिल को ये होगा कि कोविड से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं उनके ऊपर GST ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि कोविड वाली आइटम सारी जान बचाने की आइटम है। उस पर टैक्स हमें जो है ख़त्म करना चाहिए ताकि आम आदमी को रिलीफ हो, चाहे वेंटिलेटर्स हो, चाहे ऑक्सीमीटर हो, चाहे और कोविड इक्विपमेंट है। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज़, जो फील्ड्स सफ़र किए हैं कोविड में, उनके ऊपर GST रिड्यूस किया जाए, क्योंकि उन पे GST रिड्यूस किया जाएगा तो प्रोडक्ट सस्ते होंगे। हिंदुस्तान प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है, लोग खरीदेंगे, ऑनलाइन ख़रीदारी करेंगे, अगर ऑफलाइन नहीं तो जैसे ख़रीदारी करेंगे तो होगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को रोज़गार देना। साथ ही साथ जब GST कम करेंगे तो चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे, तो आम आदमी को रिलीफ बढ़ेगा बढ़ती हुई महंगाई से। हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़े हुए, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबसे पहले आम लोगों के हाथों में पैसा होगा तभी सरकार के खाते में भी पैसा जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आम लोगों के खाते में किसी न किसी तरीके से पैसा बनाए रखना, क्योंकि कोरोना महामारी में इस वक्त हर किसी का हाथ खाली हो रहा है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।